All right. Ji, so we have successfully answered section A, this one, all questions, by meeting all the assessment objectives or the business skills required by the examiner. Now we are moving on to section B. There are two questions you can see, and you have to answer one question. So I'll be attempting question number 5. और उसमें हम पहले A से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि एनालाइज. अब ये एनालाइज का वर्ड हमें नजर यहाँ आ रहा है, एंड दिस वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेक्शन ए. आप देख लें सवाए क्वेश्चन 4 के एक्सप्लेन, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफाइन. सिर्फ क्वेश्चन 4 में एनालाइज हमें नजर आ रहा है. और उसमें एक रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई थी कि जब एनालाइज आ जाता है, इसका मतलब है यू हैव टू कम अप विद प्रॉपर चेन ऑफ एनालिसिस. और चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब है कि आपको उसमें आर्गुमेंट्स के थ्रू अपनी डेवलपमेंट को बिल्डअप करना है, और वो हम यहाँ पर भी करेंगे. तो ये एनालाइज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एनालिसिस हैज मार्क्स इन इट, और आपको अब अपने पॉइंट को अच्छे से डेवलप करना है यूजिंग चेन ऑफ एनालिसिस. तो यहाँ पे हमें एनालाइज अब नजर आ रहा है 8 मार्क में भी. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, यहाँ पे सेक्शन ए हमने कवर कर लिया है. अब नाउ वी आर इनटू सेक्शन बी. और अब इसमें सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई. तो इसमें देयर आर 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 4 फॉर एनालिसिस. और क्यों है 4? क्योंकि आपको बता दिया, क्योंकि द कमांड वर्ड इज एनालाइज. तो मैं इसको कलर डिफरेंट वही आपको बता दिया, इसलिए कर रहा हूँ ताकि व्हेन आई बी यूजिंग दिस कलर तो वो इसको पॉइंट आउट करेगा. एप्लीकेशन एंड देन वी हैव एनालिसिस. तो एनालिसिस के लिए पहले भी ग्रीन इस्तेमाल किया, अब इस्तेमाल कर लेते हैं. अब उसमें स्टार्ट हम कर रहे हैं तो हमें नॉलेज के नंबर चाहिए. तो एंड आई टोल्ड यू देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज. मैं आई रीइटरेट कि आपको या तो आप यू कैन pick up any word which is given in the statement of the question and you can define. Second, if you do not find any a word there in the statement, तो आप क्या कर सकते हो कि फिर आप जब रीजन मेंशन करोगे, जैसे इस केस में आपको रीजन मेंशन करना है, राइट? रीजन को मेंशन करना है. तो फर्स्ट स्टेटेड वो भी नॉलेज है. और while developing your point, if you are using a business term, you can define it as well to gain marks for knowledge as well. तो यहाँ पर तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका यही है कि 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करूंगा कि आपको जो टर्म दी हुई है स्टेटमेंट में, उसको उसमें जो बिजनेस की टर्म है या कॉन्सेप्ट है, यूटिलाइज दैट टू गेन मार्क्स फॉर नॉलेज. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स से ऑब्जेक्टिव्स हमें नजर आ रहे हैं. इवन आप स्मार्ट बता देना ये किसकी एब्रीविएशन है, स्टिल यू कैन गेट 2 मार्क्स फॉर नॉलेज. तो हम स्मार्ट की तरफ आते हैं अभी. तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव को अगर डिफाइन करूं तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर, अच्छा इसको मैं कलर कर देता हूं रेड, क्योंकि वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज हियर. तो ऐसे कर लेते हैं जी. तो ऑब्जेक्टिव्स आर द, ये क्या हो रहा है? रेड क्यों नहीं हो रहा है? रेड क्यों नहीं हो रहा है? आर द टारगेट्स फॉर विच, आसान सी डेफिनेशन, the business work towards, right? अच्छा, अब हमने लिख तो दिया, लेकिन again you can get 2 marks for this as well, but again always try to make your definition more comprehensive so that there are no chances of deducting the marks reduction, right? So you should not give any opportunity to the examiner to deduct your marks. अच्छा, तो मैं इसको I'll further add it in this definition, और वो क्या? And develops strategies to achieve them, right? To achieve them. अब यहाँ पे you can come up with some kind of example as well. There is no issue, right? Example जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ growth, right? मैं यहाँ लिख सकता हूँ profit maximization,
ठीक है, और एनी अदर ऑब्जेक्टिव विच यू नो। अच्छा, मैं अगेन आई रिपीट कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन देते हुए एग्जांपल्स अगर आप देंगे तो उसको डेफिनेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। दैट्स राइट, इट इज स्टिल वैलिड। क्यों? क्योंकि वहां पर कमांड वर्ड होगा डिफाइन। तो डिफाइन करते हुए इफ यू गिव एन एग्जांपल यू वोंट बी गेटिंग मार्क्स फॉर द नॉलेज। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कमांड वर्ड डिफाइन नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर रहे, इनफैक्ट यू आर गेनिंग मार्क्स फॉर नॉलेज। तो वो आप डेफिनेशन से दे दें और उसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर दें, तो यहाँ पर हमें समझ आती है कि आपने अगर कोई डेफिनेशन दी है और उसके साथ आपने एग्जाम्पल भी दे दी है, तो वो इट वुड हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर नॉलेज। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बट इट्स नॉट ट्रू फॉर दोज क्वेश्चन विच स्टार्ट फ्रॉम द कमांड वर्ड डिफाइन। वहां पर आपको डेफिनेशन ही देनी है, वहां पे एग्जांपल सपोर्ट नहीं करेंगे आपको मार्क्स गेन करने के लिए नॉलेज की। अच्छा, ये हमने अब डेफिनेशन लिख दी है। ऑफ कोर्स आपको स्मार्ट के बारे में आइडिया तो होगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वैसे स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, टी स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, टाइम्ड या टाइम बाउंड, आप जैसे भी कर लें इसको। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हमें नजर आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसने 2 रीजन पूछे हैं, तो अब 2 रीजन का मतलब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फायदे नहीं बताने। रिमेंबर वी, क्योंकि यहाँ पर वो स्पेसिफिक हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। रिमेंबर हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। तो इसका मतलब वी हैव टू पिक एनी 2 लेटर्स फ्रॉम इट। आप एस पकड़ लें या एम पकड़ लें, आप ए और आर पकड़ लें या आप आर और टी पकड़ लें या एस और टी पकड़ लें, वट एवर इट इज, कोई से 2 लेटर्स आपको लेकर चलने हैं और आपको बताना है कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी लेटर आप इनमें से उठाएंगे आउट ऑफ 5 तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस को ही हाईलाइट करेगा। तो 2 रीजन देने का आसान तरीका ये है कि आप स्मार्ट के ही कोई से 2 लेटर्स पकड़ लें। तो अच्छा, एक चीज कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये एस फॉर स्पेसिफिक है। अच्छा ठीक है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मैं चूंकि स्पेसिफिक के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसको एड्रेस करना है, स्पेसिफिक को। इसी तरह से आगे हमारे पास मेजरेबल की बात भी आ रही है, तो अ, मैं इसके बारे में भी लेटर ऑन, मेजरेबल मतलब कि आप इन द एंड उसको मेजर तो कर सके ना। तो इस पे भी मैंने बात करनी है, तो मैं इसके बारे में भी जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैं आंसर में एस और एम को ही डिस्कस करने लगा हूं। तो आगे ए और टी, ए और आर सॉरी, अचीवेबल एंड इवन, इनफैक्ट मैं टी को भी एड्रेस करूंगा। तो मैं ए और आर को एड्रेस नहीं कर रहा, तो मैं उसको बता जरूर देता हूँ। ऑफन स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज अबाउट कि सर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव में फर्क है। तो यू नीड टू नो अबाउट इट। और वो क्या कि अचीवेबल ऑब्जेक्टिव तब होता है व्हेन यू हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू accomplish it। आपके पास उतनी मैन पावर है, आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके पास उतनी इक्विपमेंट या कैपिटल है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि वो अचीवेबल है कि नहीं है। Whereas when we talk about realistic, तो वो आपको देखना पड़ता है whether the current environment, the current state of the market allows it to do it or not। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप चाहते हैं, you want to produce, for example एक बिजनेस है जो who want to produce high quality products to increase their market share, for example। अब ये अचीवेबल हो सकता है, उनके पास ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करने के लिए इंजीनियर्स होंगे, इक्विपमेंट होगी, रॉ मटेरियल होगा, फाइन। बट अगर हम करंट स्टेट की बात करें और करंट स्टेट में लेट्स से देयर इज रिसेशन गोइंग ऑन, पीपल्स इनकम इज गोइंग डाउन, तो भाई वो हाई क्वालिटी गुड तो लेने के काबिल ही नहीं है। तो इसका मतलब आप जितनी मर्जी वो चीज बना ले, वो लोग वो बिकने वाली नहीं है, बिकॉज अभी पीपल इस स्टेट में ही नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर मीटिंग बेसिक नेसेसिटीज। तो अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव अचीवेबल तो है लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं रहेगा क्योंकि करंट एनवायरनमेंट को देखते हुए इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये मेन फर्क है अचीवेबल में और रियलिस्टिक में। अचीवेबल में आप बिजनेस के रिसोर्सेज को देखते हैं, ऑल द रिसोर्सेज बिजनेस हैज, बिजनेस की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, आप वीकनेस को देख सकते हैं। रियलिस्टिक में आपको एनवायरनमेंट को देखना, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये अचीवेबल और रियलिस्टिक वाला जरा दोबारा समझा देंगे। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ या कि वन हम जब कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है,
it means we are weighing up our strength and weakness on the basis of the resources we have. तो अगर हमें लगता है कि we do have the strength, हमारे पास resources हैं, हमारे पास human resource है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास आप कह लो मैन मेड रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स, तो इसका मतलब है वो अचीवेबल है। लेकिन आप वो बनाने के बाद आपको लगता है कि एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, या करंट जो अभी पोजीशन चल रही है मार्केट की वो अलाउ नहीं कर रही है आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा फिर। तो ये दिस इज पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्टिव इज अचीवेबल बट इट इज नॉट रियलिस्टिक, तो फिर वो एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, जरा एग्जांपल देके बता दे क्लियर हो जाए। एनवायरनमेंट से मुराद है इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि रिसेशन चल रहा है, देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, पीपल हैव लो इनकम्स, इसी तरह देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट दैट इजी टू इंक्रीज योर सेल्स, क्योंकि कंपटीटर्स भी दे आर वर्किंग ऑन इट, तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कस्टमर का ट्रेंड, इनकम लेवल, तो ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द बिजनेस दे आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कंडीशंस, अमाउंट ऑफ कंपटीशन, इनकम लेवल ऑफ द पीपल, उनके बाइंग पैटर्न वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ एनवायरनमेंट। सर अभी जैसे अपने का रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उससे बिजनेस के रिसोर्सेज को भी तो फर्क पड़ेगा कि वो वर्कर्स कम हायर होंगे, तो वो अचीवेबल भी तो नहीं रहेगा, नहीं नहीं दोनों नहीं हो देखो, सकते। नहीं नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो बिजनेस हायर कर नहीं रहा, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बिजनेस जितने चाहे रिसोर्सेज ले सकता है, बाय कर सकता है सस्ते, लेकिन वो कर नहीं रहा ना, क्यों? उसे पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है ऑब्जेक्टिव। अचीवेबल तो है कि जी अच्छा हम अचीव एबल की बात है कि बिजनेस ये कर सकता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट इजाजत नहीं दे रहा तो आप कैसे अचीव करेंगे उसे, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा ना। अच्छा ओके, आई होप यू गॉट इट। या ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा अब हम, तो मैंने आपको बता दिया स्मार्ट, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं पहले स्पेसिफिक क्या करूंगा, मैं पहले हाईलाइट करूंगा, वही तरीका जो है। अच्छा, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, आधा ऊपर चल रहा है आधा नीचे चल रहा है, यहाँ से, ठीक है। अब इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैंने कुछ नहीं लिखा कि एफिशिएंसी किस तरह से आएगी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से। अब आगे मैं एक लेटर को यूज करने लगा हूं ऑफ द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको केवल पॉइंट हाईलाइट कर दिया, आई कैन गेट मुझे यहाँ पर भी मार्क्स मिल सकते हैं नॉलेज के, जो मुझे मिल गए होंगे यहाँ पर 2 नॉलेज, ठीक है। आगे मुझे नॉलेज का मार्क नहीं मिलना, बट इट इज रिकमेंडेड कि आपका आंसर करने का पैटर्न इस तरह ही होना चाहिए। तो समटाइम्स आप डेफिनेशन भूल जाते हैं, मैं जानता हूँ कई बच्चों को तो नहीं लिखते, या आती नहीं है या वो भूल जाते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि स्टिल यू कैन गेट मार्क्स फॉर नॉलेज। अच्छा, अब नाउ आई विल बी इनटू एनालिसिस, आई विल बी डेवलपिंग इट कि भाई एक बिजनेस को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव रखने से एफिशिएंसी कैसे अचीव होगी। अब मैं हाउ का आंसर देने लगा हूं, इट मींस आई एम इनटू एनालिसिस, सिंपल इज दैट। अच्छा, तो इन केस, अच्छा अब यहां पर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लेटर पकड़ लिया है स्पेसिफिक का स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अब मैं आगे ना, फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि व्हेन business nature is not given, business scenario is not there, so मैं business scenario create करता हूँ, and that is very useful to gain marks for application as well. अच्छा, तो वैसे तो अगर आप स्मार्ट के बारे में बता रहे हो तो इसको भी एप्लीकेशन कंसिडर किया जा सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट अ सिनेरियो व्हेन दे डू नॉट गिव यू information about business environment or the nature of the business. आपको नहीं पता तो ऑलवेज recommended that you must create a scenario, तो मैं वही करने लगा हूँ फॉर इंस्टेंस, और यहाँ पर अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे एप्लीकेशन भी साथ ही इस्तेमाल करनी है। तो फॉर इंस्टेंस, इफ एन eatery business, मैं ले लेता हूँ ये, इफ एन eatery business sets its objective of profit maximization, right? Profit
मैक्सिमाइजेशन, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट थ्रू increased added value, right? अच्छा, अब मैंने for the customers, for the customers who visit the restaurant to dine in, ठीक है, टू डाइन इन। अब ये मैंने काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव बताया, क्यों? बिकॉज आई नीड टू बी स्पेसिफिक ना, मुझे ऑब्जेक्टिव को क्लैरिटी से बताना है। अगर मैं खाली लिख देता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो यस इट इज एन ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो अचीव कैसे करना है, नो आइडिया। तो जब तक मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा, मैं डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वर्कर्स को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज देयर रोल इन अचीविंग दैट। तो मैं स्पेसिफाई कर दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आप एडेड वैल्यू को बढ़ाकर कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इजाफा करें, और वो उन कस्टमर्स की जो कि रेस्टोरेंट को विजिट करने आ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने ये बताया। अब तो ये मैंने एक सिनेरियो तो बता दिया, ठीक है, मैं अभी अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करूंगा। सच एन ऑब्जेक्टिव वुड हेल्प, और आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं, would help describe the role and contribution of everybody. Role and contribution of everybody in the organization. In the organization. ये मैंने बताया, उससे रिलेट कर रहा हूँ, अभी अब करने लगा हूँ कि जी ये जब स्पेसिफिक होता है तो हर एक को उसका रोल पता चल जाता है कि उसे क्या करना है, उसका क्या रोल या कंट्रीब्यूशन है। ये फायदा है स्पेसिफिक का। और मैं इसको, और क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया है तो मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में ही रहना है, तो मैं उसी में ही रहूंगा। और मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज हु सर्व, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस की बात की है, हु सर्व इन द डाइनिंग एरिया, हु सर्व इन द dining area can be given a target, can be given a target, ठीक है। ये मैंने एप्लीकेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे मेरी डेवलपमेंट चलती रहेगी। तो आपको बताया था कि एप्लीकेशन को अलग से नहीं लिखी जाती, इट इज पार्ट ऑफ योर चेन ऑफ एनालिसिस। तो कैन बी गिवन अ टारगेट टू आंसर every single query of the customers, right? And meet and greet them in a humble and welcoming way. क्या हो रहा है, अब वो चूंकि स्पेसिफिक था तो एम्प्लॉइज को भी बताना आसान हो गया कि उन्हें क्या करना है। लेकिन याद रखें, हमने एंड कहाँ करना है, हमने एंड करना है एफिशिएंसी पे, क्योंकि हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से एफिशिएंसी कैसे आएगी, राइट? अच्छा, इन हम्बल एंड वेलकमिंग वे। इसी तरह आगे मैं और ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं चले अभी यहाँ ऐड नहीं करता, मैं इसको अब ये आगे मजीद डेवलप करता हूँ। एज अ रिजल्ट, आपको बताया था फॉर चेन ऑफ एनालिसिस यू हैव टू यूज कनेक्टिव्स, जिस तरह मैंने एज अ रिजल्ट इस्तेमाल किया, लीडिंग टू, बिकॉज, राइट? ये शो करता है कि यू आर एक्सटेंडिंग योर डेवलपमेंट, यू आर इनटू चेन ऑफ एनालिसिस बाय पुटिंग इन मोर आर्गुमेंट्स। तो ये आपने करना। एज अ रिजल्ट departments and employees would be able to know what would be their contribution, in achieving business objectives, right? Achieving business objectives, leading to focused effort। उन्हें पता है कि उनको किस में ज्यादा जान मारनी है, leading to focused
efforts and increased efficiency. Now that's it. आपको अपने पॉइंट को ड्रैग करके लेके जाना था एफिशिएंसी तक, क्योंकि दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। यही क्वेश्चन हमने रेज किया था। तो हमने जब वर्कर्स स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनसे बहुत आसान होता है वर्कर्स को बताना कि उन्हें क्या करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो उनकी एफर्ट्स फोकस हो जाती हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ पर टाइम ज्यादा स्पेंड करना है या एफर्ट्स लगानी है, जिससे एफिशिएंसी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि सर इसके अंदर एप्लीकेशन किधर से शुरू हो रही है? बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, जहां जहां मैंने ब्लू किया वो एप्लीकेशन है ना। अच्छा, और येलो? और जो येलो है देखो ना आप, अच्छा येलो अभी साथ चल रहा है। अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सॉरी मेरी गलती है, मैंने कलर थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल कर लिया। ये येलो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रीन। ऊपर देखो मैंने जहां पर आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं वहां ग्रीन कलर किसके लिए है? एनालिसिस। एनालिसिस के लिए। तो आप ये एनालिसिस एप्लीकेशन के साथ ही होता है, तो ये आपका अच्छा। एनालिसिस है। ब्लू वाला एप्लीकेशन और नॉलेज। तो जब आप इतनी क्लैरिटी देते हैं ना एग्जामिनर को, मतलब आपको हाँ कलर तो करने नहीं बैठना ना, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता आपके। और यही रीजन है कि आप बिजनेस में बच्चों का ग्रेड जो है, अगर आप ओवरऑल देख लो, बीट एलजीएस, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, व्हाटएवर, तो ए और ए स्टार्स बहुत कम आते हैं। जबकि जनरली लगता है कि बिजनेस इज एन इजियर सब्जेक्ट। तो चूंकि वो टीचर बता नहीं पाते, बच्चों को पता नहीं होता, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पेपर अटेम्प्ट करने चले जाते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा तो अब अगर आप ये करेंगे तो आपका सर ग्रेड, ये एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस नॉलेज में आता है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जी एब्सोल्युटली ना, नॉलेज में है, लेकिन नॉलेज के नंबर हम ऊपर ले चुके हैं, तो आपको बात दोबारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बेहतर है कि पहले जिस पॉइंट को आप डेवलप कर रहे हैं उसको पहले मेंशन करें, ये बेहतर है। आपको नॉलेज के नंबर 2 मिल गए, अब तीसरा नंबर तो वो दे नहीं सकता ना, ऑब्जेक्टिव में है नहीं। अच्छा तो हम एफिशिएंसी तक ले गए, और आपको पता है एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स विद मिनिमम ऑफ वेस्टेज। तो जारी बात है जब वर्कर अपना टाइम जाया नहीं कर रहे, उन्हें पता है कहाँ अपना टाइम लगाना है, कहाँ एफर्ट लगाने हैं, तो वेस्टेज नहीं हो रहा, टाइम जाया भी नहीं हो रहा, तो यही एफिशिएंसी है। और उससे आपकी ये कॉस्ट, एफिशिएंसी के आगे जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा था कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो डाल सकते हैं लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। हाँ लेकिन बात तो सही है, लेकिन हमने ये याद रखो ना, हम प्रॉफिट को यहाँ डेवलप नहीं कर रहे, हम एफिशिएंसी को डेवलप कर रहे हैं, तो वही रुकना है, आगे बताने में हर्ज नहीं है। अगर आपको एफिशिएंसी आएगी और उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना आसान होगा, हम बिल्कुल आगे जा सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी है तो हायर प्राइस कैन बी जस्टिफाइड, एंड व्हेन हायर प्राइस विल बी चार्ज सो द प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड, ये लिखा जा सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप और लिखोगे, हमारा पॉइंट प्रॉफिट अचीव करना है ही नहीं। हम, मेरा तो पॉइंट है कि एफिशिएंसी कैसे आती है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से, हमने उसको एड्रेस किया। तो हमें जो है ना वो अपने पाथ से हटना नहीं है, जो हम कह रहे हैं उसी पे रहना है। लिख भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लिखना बनता नहीं है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अम, अगला पॉइंट, किसी ने कुछ और पूछना मैंने है तो जो दूसरी बात है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको कितने नंबर मिल सकते हैं इतना लिखने पे? यहाँ पर आपको दो, अच्छा एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको सवाल पढ़कर एंड पे नंबर नहीं देता, वो स्टैंप्स लगाता जाता है साथ साथ। नॉलेज के 2 आ गए, एप्लीकेशन अच्छा आ गई, 1 नंबर मिल गया एप्लीकेशन का, एनालिसिस ठीक है 2 यहाँ पर भी आ गए, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर नॉलेज के और 2 नंबर एनालिसिस के और 1 नंबर एप्लीकेशन का मिल चुका है, यानी कि आपके 8 में से 5 नंबर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप कहते हैं यहाँ तक हमने 5/8 अचीव कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हमें और नंबर लेने हैं, पैटर्न हमारा फिर भी वही रहेगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं सेकंड पॉइंट के लिए, कि मैं लिख रहा हूं इट हेल्प्स टू एवेल्युएट। याद रखें जिस पॉइंट को आप डेवलप करने लगे हैं आपने उसी तक लेकर जाना है, ये ध्यान में रखें। इट हेल्प्स टू एवेल्युएट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। मैंने अब इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के कौन से लेटर्स को पिक करना है, तो मैं यहाँ करने लगा हूं। और इसके लिए मैं ऑफ कोर्स ग्रीन कलर इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं कर रहा हूँ जी कि इन केस ऑब्जेक्टिव्स आर, अब मैं 2 ये इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आर मेजरेबल
इन केस ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल एंड टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम भी दिया था, टाइम बाउंड। अब आगे फॉर इंस्टेंस, वो मैंने साथ में एग्जांपल भी दी है ना, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इनटू क्रिएटिंग अ सिनेरियो अगेन। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कलर चेंज कर दूं क्योंकि अभी चलिए तो हमारा वही चल रहा है, एप्लीकेशन आ जाएगी ना हमारी, तो इसको हम ब्लू कलर कर लेते हैं। अच्छा, इंक्रीजिंग market share in the tourism industry, increasing market share in the tourism industry। अब देखो मैंने कोई और बिजनेस की नेचर ले ली है, तो हम दे सकते हैं, उसने तो ऊपर कुछ नहीं कहा ना, जहां मर्जी अप्लाई करें आप। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इन अ सर्टेन रीजन, इन अ सर्टेन रीजन बाय 20%। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एवेल्युएट करना है तो मेजरेबल होना चाहिए, तो मुझे न्यूमेरिकल फिगर यहाँ देनी है, क्वांटिटी इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। ये मैंने सिनेरियो दे दिया है एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं इसको आगे क्या करूंगा जी, डेवलप करूंगा विद चेन ऑफ एनालिसिस, जो तरीकेकार है। अच्छा, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि टाइम फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब क्या समझना है तो मुझे आपने बता देना है। सच एन ऑब्जेक्टिव, एंड मैंने लिखा था सच एन ऑब्जेक्टिव जो मैंने मेंशन किया है, एक्ट्स एज अ कंट्रोल टूल, एक्ट्स एज अ कंट्रोल tool to keep business back on track. Keep business back on track. अगर वो back on track हो, even if there is deviation, जब हट रहा है अपने ट्रैक से, ठीक है, deviation ever so slightly, थोड़ा सा भी अगर वो हट रहा है, तो by assessing the performance of the business, क्योंकि आपके पास नंबर है, क्वांटिटी है, तो आप आसानी से असेस कर सकते हैं कि बिजनेस ऑन टारगेट है कि नहीं। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड द एम्प्लॉइज, बिजनेस भी और एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस भी, एंड द एम्प्लॉइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, वेदर वी आर ऑन ट्रैक और नॉट, ऑन टारगेट और नॉट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अगेंस्ट बार बार देख सकते हैं कि ये अचीव होगा कि नहीं होगा, हम कहीं पीछे तो नहीं रह रहे। अब मैं यहाँ पर आगे इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये भी एप्लीकेशन में ही आएगा, जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा से ब्लू कलर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ टूरिस्ट आर नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, और नहीं बढ़ रही ना, आपने तो बढ़ाना था, मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? आर नॉट इंक्रीजिंग, राइट, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जैसे अब कैसे पता चलेगा एक्सपेक्टेड क्या है? जैसे कि एज एक्सपेक्टेड एंड मार्केट शेयर हैज इंक्रीज्ड ओनली बाय, अब मैं मेंशन कर रहा हूं, ओनली बाय 2% इन 2 years। तो भैया अगर 2 सालों में 2% बढ़ा है तो 5 सालों में 20% कैसे करोगे? इसका मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि बिजनेस राइट ऑन ट्रैक, राइट ऑन टारगेट है कि नहीं है, या देयर इज सम इशू देयर। तो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अब मैनेजमेंट क्या करेगी, ये मैंने दोबारा कॉन्टेक्स्ट ऐड किया था, मैं एनालिसिस भी जा रहा हूँ। तो देन मैनेजमेंट हैज टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ इट, राइट, एंड रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट, ठीक है। इन केस फैक्टर्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ये मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, सच एज, जैसे आपको बताया,
इंक्रीज कंपटीशन आ रहा है तो आ रहा है ना, आप कंपटीशन को कम थोड़ी कर सकते हैं। 10 टारगेट्स कैन बी रिवाइज्ड टू, यानी कि परफॉर्मेंस मेजर करके आप देख सकते हैं कि अगर आपका फॉल्ट है तो उसको आप सही कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं तो आप अपने टारगेट को रिवाइज भी कर सकते हैं अगेन परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो नाउ वी आर डन, हमने बता दिया कि परफॉर्मेंस को किस तरह से एवेल्युएट या इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, और हमने उसका 2 लेटर्स लिए हैं, क्या, एक मेजरेबल और एक टाइम बाउंड। तो वी आर डन विद इट। अब यहाँ पर हमने दोबारा से जो रेड वाला है वो नॉलेज है और वो हम ऑलरेडी पहले गेन कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे मार्क्स जो हैं वो पूरे आ गए हैं। मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ, ये 5/8 मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ जी, 2 एप्लीकेशन के नंबर मिले यहाँ पर, और 2 एप्लीकेशन के कह रहा हूँ, 1 एप्लीकेशन का नंबर मिला है और हमें 2 एनालिसिस के नंबर यहाँ पर हमने गेन किए। ठीक है, और मैं एप्लीकेशन को चलिए ब्लू यहाँ कर दूं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। ये एप्लीकेशन को मैंने ये ब्लू कर दिया, राइट, और हमारे नंबर आए हुए 5/8 ऊपर। नीचे अगर हम आए तो अब हमने 2 और एक एप्लीकेशन का नंबर और गेन किया, और साथ में हमने एनालिसिस किया उस एप्लीकेशन को यूज करके। याद रखें, जब आप सिनेरियो बनाते हैं ना तो आपके लिए डेवलपमेंट आसान हो जाती है, चेन ऑफ एनालिसिस आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये आपने 2 नंबर एनालिसिस के भी गेन कर लिए, एनालिसिस, और नंबर अब कितने हो गए, अब हो गए 8/8। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। और ये ऊपर वाला पार्ट था जिसमें एफिशिएंसी लिखा है, तो इसमें आपने 5 नंबर लिए 8 में से, तो नीचे वाले में आपने मिनट 5 नंबरों वाली की मगर 3 मिले, तो ये अच्छा, टाइम का जस्ट मसला नहीं बन एक मिनट, मैं ना रिकॉर्डिंग खत्म कर दूं।